न्यूज चिराग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई श्रम कार्ड है क्या और ये किस तरह से बनता है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसको ये बनवाना चाहिए। काफ़ी इंक्वायरी करने आते हैं, लोगों ने पूछा है कि ई श्रम कार्ड बनता कैसे है या फिर इसको बनवाना चाहिए या नहीं, कौन इसको बनवा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड लागू कैसे किया गया और किन लोगों के लिए किया गया है। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार की एक योजना के तहत लागू किया गया है और उन लोगों के लिए लागू किया गया है जिनका सीधी सी भाषा में कहें तो पीएफ नहीं कटता है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड जो एम्प्लॉय हैं, ऐसे वर्कर्स जो असंगठित मजदूर की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये ई श्रम कार्ड योजना लागू की गई है। और इस योजना के तहत उन सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है जिनकी उम्र 16 वर्ष से और 59 वर्ष के बीच में। वे एम्प्लॉय जो अपने खेतों में एक मिस्त्री के रूप में, एक वर्कर के रूप में, एक हेल्पर मेसन, प्लम्बर, ऐसी 379 कैटेगरी हैं जिनके जो एम्प्लॉय इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर सभी ड्राइवर्स, कियोस्क चालक, ऑटो चालक, रिक्शा चालक और अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो, जैसे कि किसी रेहड़ी मजदूर, फल फ्रूट विक्रेता, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आप सभी को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके जो फ़ायदे हैं ये हैं, यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार होते हैं, 100% दुर्घटना के शिकार हुए यानी मृत्यु तक पहुंचे, तो 2 लाख रुपए का बीमा कवर जो आपके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा। यदि आप पार्शियल डिसेबल हुए, पार्शियल डिसेबल का मतलब हुआ कि आपके हाथ पैर या किसी प्रकार से आप विकलांग हो गए, तो 1 लाख रुपए का बीमा कवर आपको दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, आधार नंबर जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, नहीं हो तो आप सीएससी से करवा सकते हैं, और इसी के साथ में आपके पास एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। बैंक अकाउंट इसलिए लिया जाता है, यदि कोई भी राज्य या केंद्रीय सहायता दी जाएगी वो आपके अकाउंट में सीधी डाल दी जाएगी। इस कार्ड का यह भी फायदा है कि ये पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा एक आईडी के रूप में। और इसका तीसरा फायदा यह है कि आपको किसी भी योजना के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ये हुई इसकी फायदे की बात, मेरिट्स की बात। अब मैं बात करता हूँ इसके डिमेरिट्स या फिर किसको ये नहीं बनवाना चाहिए, उनके बारे में बात करूँगा। पहली नंबर की बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, जिसकी उम्र 16 साल से 60 साल के बीच में है और वो पढ़ाई कर रहा है, वो इसको बिल्कुल ना बनवाएं। क्योंकि स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप योजना दी जाती है एनएसपी के द्वारा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है। उसमें अगर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपका एक संगठित मजदूर के रूप में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म रद्द हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि किसी स्टूडेंट को यह क्यों नहीं करवाना चाहिए। आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करते हैं, उसमें आपको दिखाया जाता है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन ई श्रम कार्ड में आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि आप काम क्या करते हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं। आपकी ये डिटेल भरनी अनिवार्य है और तभी आपका ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन होता है। आप इस योजना के लाभ के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि इसमें 1-1 हज़ार रुपये मानसिक जो मानदेय दिया जाता है, उसके लालच में आकर के आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको बेरोजगारी भत्ता का जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपको रोजगार नहीं होना दिखाया जाता है और ई श्रम कार्ड में आपके पास रोजगार है,
तो आपका बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म है वो भी कैंसिल होगा 101%। दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास आप स्टडी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप किसी भी योजना के अंतर्गत भविष्य में यदि कोई योजना आती है उसमें पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कब की, यदि इतने सन से इतने के बीच में, जैसे 2020 से 22 के बीच में आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप ऐसा कीजिए, इस योजना के तहत आवेदन कीजिए और आपको ये सहायता दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में जैसा आपने बढ़ते ई श्रम कार्ड बनाया है, इसमें आपने डिटेल डाल दी कि हमारे पास रोजगार है, तो आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब जब आप आवेदन करेंगे नेक्स्ट किसी भी योजना के तहत, आपका फॉर्म वहां पे भी रिजेक्ट होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं कि आपका डाटा है जो ई श्रम कार्ड के पोर्टल से लिया जाएगा और उस डाटा से और जो आप उस टाइम प्रेजेंट में जो पेश कर रहे हैं उस डाटा को लेकर के मिलान किया जाएगा। उस मिलान करते वक्त आपका डाटा पाया जाएगा कि हाँ आप एक एम्प्लॉय थे, आप वर्कर थे, आप मिस्त्री थे या हेल्पर थे, आप प्लम्बर थे या रेहड़ी लगा रहे होते थे, कुछ भी काम जो आपने ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा उस काम को लेकर के आपके वो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड माने जाएंगे। कह दिया जाएगा कि जब आप एक मजदूरी कर रहे थे तो तब आपने डिग्री कैसे कर ली, वो आपकी डिग्री, ये एक कयास के तौर पे बता रहा हूं कि ये डिग्री भी आपकी फ्रॉड मानी जा सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट को ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अब दूसरा बताऊंगा कि कौन दूसरा वो आदमी है, कौन दूसरा वो व्यक्ति है जिसको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। कोई भी ऐसा वर्कर जिसका पीएफ ऑलरेडी कट रहा है, पीएफ जमा हो रहा है, उसके पास ऑलरेडी एक यूएन नंबर है जिसके तहत उसका पीएफ जमा होता है, वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन ना कराए। सारी डिटेल भरने के बाद पूरे 7 स्टेप होते हैं इसमें ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन में। 7वें स्टेप पे आपसे एक ई साइन कराया जाता है, उसमें आपको एक टिक मार्क देना है, साइन करना है चेक बॉक्स पर कि मेरा कोई ऑलरेडी यूएन नंबर नहीं है, मेरा पीएफ नहीं कट रहा है, मैं ईएसआई का मेंबर नहीं हूं। इस पर आप टिक करेंगे तभी आपका ई श्रम कार्ड जनरेट होगा। और आपके पास ऑलरेडी यूएन नंबर है, यानी आप किसी ठेकेदार के पास, कंपनी में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, किसी भी प्रकार के आप एक रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, तो आप इसमें हरगिज रजिस्ट्रेशन ना कराएं। क्योंकि यूएन नंबर हो सकता है आपका एक नया यूएन नंबर जनरेट होने के बाद पिछला यूएन नंबर है जो वो कैंसिल हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, आपका पुराना पीएफ जा सकता है। जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसका भी सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। आप अपडेट प्रोफाइल पर जाइए, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आप अपना डी रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि यूएन नंबर जनरेट होता है ई श्रम कार्ड में, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो ये 12 अंकों का यूएन नंबर है ये जनरेट होता है। यूएन नंबर आपके पास ऑलरेडी है तो आप हरगिज रजिस्ट्रेशन ना कराएं, और करा लिया है तो उसको डी रजिस्टर करा दें। और डी रजिस्टर खुद से नहीं हो पाता है तो आप किसी सीएससी की मदद ले सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप कॉल कर मैसेज कर या व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार की कमेंट में दे सकते हैं कि अपना सुझाव या शिकायत या अपनी जो प्रॉब्लम है आप जिसको फेस कर रहे हैं वहाँ में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ्रॉड चला हुआ है जो कि नए सीएससी धारी हैं जो वो कर रहे हैं। वो किस प्रकार से कर रहे हैं वो भी मैं साथ में आपको बताता हुआ चलता हूँ कि आपके गांव में आपके घर पर आएंगे कि आपका ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप उनको डाटा देंगे, आधार कार्ड देंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर वो मांगेगा क्योंकि ई श्रम कार्ड में जरूरी होता है। वो आपसे आपका बैंक का नाम और आधार नंबर लेने के बाद इस तरह से एक डिवाइस होता है जिसको मोरफो डिवाइस कहते हैं। और भी डिवाइस है, मंत्रा है, सेगमोन है, काफ़ी सारी डिवाइस है। उस पर आपका एक फिंगरप्रिंट लेकर के आपका खाते को खाली कर सकता है। इस चीज़ में सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।